प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय के अध्याय 2 इंडो चाइना राष्ट्रवादी आंदोलन पाठ को पढ़ने के लिए फिर से आपका स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने वियतनामियों के धार्मिक सिद्धांत को पढ़ा था। अब आइए देखते हैं वियतनाम के आधुनिकीकरण की संकल्पना। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध कन्फ्यूशियस विद्वान कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया। कन्फ्यूशियस के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। इनके विद्वान कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था। इनमें पहला कार्यकर्ता है फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ एक ऐसे राष्ट्रवादी 1867 से 1940 तक थे जिन्होंने 1903 में प्रिंस कुआंग डी यानी प्रधान के रूप में के साथ क्रांतिकारी समाज रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की। उनकी योजना राजतंत्र का प्रयोग करने की थी। इसमें ध्यान देने जो बात है, 1903 में क्रांतिकारी समाज यानी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की गई। और आगे है वर्ष 1905 में फान बोई चाऊ चीनी सुधारक लियांग किचाओ 1873 से 1939 से योकोहामा में मिले। फान की सबसे अधिक प्रभावी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लियांग किचाओ की सलाह और प्रभाव के अंतर्गत ही लिखी गई थी। इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि फान की सबसे अधिक प्रभावी पुस्तक थी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। आगे देखते हैं। अगले कार्यकर्ता है फान चू त्रिन। अन्य राष्ट्रवादी फान चू त्रिन 1871 से 1926 ने राजतंत्र का प्रबल विरोध किया और उन्होंने शाही दरबार की सहायता से फ्रांसीसियों के प्रतिरोध के विचार का विरोध किया। उनकी इच्छा पश्चिम के लोकतांत्रिक आदर्शों द्वारा प्रभावित लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने की थी। वे पश्चिमी सभ्यता को व्यापक रूप से अस्वीकार करना नहीं चाहते थे। अर्थात फान चू त्रिन चाहते थे कि पश्चिमी सभ्यता का भी कुछ अंश हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में रहे। अब आइए देखते हैं कि वियतनामी लोग जो है जापान और चीन से किस तरह प्रेरणा लिए। प्रारंभिक वियतनामी राष्ट्रवादियों के जापान और चीन के साथ काफी घनिष्ठ संबंध थे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में पूरब की ओर चलो आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ। कुछ वियतनामी विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने जापान गए। वो निगुयेन राजवंश की पुनर्स्थापना करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एशियाई मित्र के रूप में जापानियों से अपील की। जो विद्यार्थी वियतनामी थे उन्होंने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की एक शाखा की स्थापना की, लेकिन वर्ष 1908 के बाद आंतरिक जापानी मंत्रालय ने उनका दमन कर दिया, यानी उसको नष्ट कर दिया। वर्ष 1911 में सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। इन घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए वियतनामी विद्यार्थियों ने वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन, वियतनामी भाषा में वियतनाम कुआन फुक होई, का गठन किया। शीघ्र ही वियतनाम में एक साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। अब आइए देखते हैं कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। यूरोपीय कम्युनिस्ट दल से प्रेरणा लेते हुए फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट दल वियतनाम कांग सान देंग की स्थापना की। बाद में इसका नाम इंडो चीन कम्युनिस्ट दल पड़ गया। वर्ष 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जापान पूर्ण रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया पर अपना नियंत्रण करना चाहता था। अतः वियतनामी राष्ट्रवादियों को जापानियों तथा इनके साथ साथ
फ्रांसीसियों के विरुद्ध भी लड़ना पड़ा। वियतनाम स्वतंत्रता लीग, जो बाद में वियत मिन्ह के नाम से जानी गई, ने जापानियों का सामना किया और सितंबर 1945 में हनोई को स्वतंत्र करा लिया। जापान ने भी वर्ष 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया। वियतनाम में प्रजातांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई और हो ची मिन्ह को अध्यक्ष बनाया गया। साम्राज्यवादी आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करके वियतनाम के लोगों की प्रगति में अवरोध बनते हुए फ्रांसीसियों ने मानवता या समानता, न्याय और उदारता के आदर्शों के विपरीत आचरण किया, जो कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। अब आइए देखते हैं कि वियतनाम एक नए गणराज्य के रूप में कैसे स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ। फ्रांसीसी अपने औपनिवेशिक प्रजा को स्वतंत्रता प्रदान करने का अनिच्छुक थे। अनिच्छुक का मतलब इच्छा नहीं थी उनको कि हम अपने उपनिवेश को स्वतंत्रता प्रदान करें। जिस तरह ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, और वो भी पहले नहीं चाहते थे कि इसको स्वतंत्रता प्रदान की जाए। अतः वर्ष 1946 में युद्ध शुरू हो गया। सर्वोच्च फ्रांसीसी कमांडर जनरल हेनरी नावारे ने वर्ष 1953 में घोषणा की कि ये विजयी होंगे, लेकिन लड़ाई के 8 वर्ष बाद दीएन बीएन फू में फ्रांसीसी हार गए। अब आइए देखते हैं फ्रांस की पराजय के बाद वियतनाम का विभाजन। जिनेवा में शांति वार्ता में फ्रांसीसी हार के बाद वियतनामी देश के विभाजन को मानने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार देखा जाए तो उत्तरी और दक्षिणी 2 भागों में वियतनाम बंट गया। हो ची मिन्ह और कम्युनिस्टों ने उत्तरी वियतनाम में सत्ता ले ली, जबकि दक्षिण में बाओ डाई की सत्ता बनी रही। बाओ डाई राजतांत्रिक व्यवस्था में शासक थे। हो ची मिन्ह के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लिया जाए। हो ची मिन्ह को रूसी नेता लेनिन से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अमेरिका, यूरोप, चीन और थाईलैंड में 30 वर्ष प्रवास करने के बाद हो ची मिन्ह मई 1941 में वियतनाम लौट गए। हो ची मिन्ह ने उसी फ्रांसीसी स्कूल में अध्ययन किया जहां से नुगो दिन दिएम वो निगुयेन ग्याप और फान वान दिंग जैसे महान नेता निकले थे। जब वर्ष 1914 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने इंडो चीनी कम्युनिस्ट दल से संपर्क किया और एक नव कम्युनिस्ट प्रभुत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन की स्थापना करने में सहायता की। यह आंदोलन वियत मिन्ह के नाम से लोकप्रिय हुआ। हो ची मिन्ह ने स्वास्थ्य खराब होने के कारण आधिकारिक रूप से वर्ष 1955 में सत्ता में कदम रखा। अब आइए देखते हैं कि वियतनाम का युद्ध क्षेत्र बनना किस तरह संभव हुआ। विभाजन के बाद वियतनाम अपनी जनता के विनाश और मृत्यु तथा पर्यावरण को लेकर युद्ध क्षेत्र में बदल गया। बाओ डाई का राज्य जल्दी ही नुगो दिन दिएम द्वारा परास्त हो गया, जिसने दमनकारी और सत्तावादी सरकार का निर्माण किया। और दूसरा इसमें भाग देखिए, जो भी कोई उसका विरोध करता था वह कम्युनिस्ट कहलाता था तथा उसे जेल में डाल दिया जाता था और मार दिया जाता था। दिएम ने अध्यादेश 10 बनाए रखा। यह एक फ्रांसीसी कानून था जिसने ईसाई धर्म को अनुमति दी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया। दिएम के तानाशाही शासन का विरोध नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF द्वारा होता रहा। अब हम शेष हिस्सा अगले दिन पढ़ेंगे। इसको विस्तार से आप पढ़ने का काम करेंगे।